सुंदर वन के जंगल में सुबह का समय था, जहाँ जंगल में रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहे थे। अरे रानो चिड़िया, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है। जल्द ही हमारे खेत के धान पक जाएंगे। इस बार मैं बहुत खुश हूँ। जैसा हमने सोचा था वैसा ही होगा इस बार। इस धानों को बेचकर हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अपने पति टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर रानो चिड़िया खुश होकर कहती है, हाँ टुन्नू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस कुछ ही दिनों में हमारे खेत में धान की बालियां झूलेंगी, जिसे देखने के लिए मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे ही बातें कर रहे थे। टुन्नू और रानो चिड़िया की हंसी सुनकर पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा गुस्से में उन्हें देख रहा होता है, जो टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया की मेहनत से जलता था। उसका नाम था कालू कौवा। कालू कौवा चालाक, स्वार्थी और दूसरों की मेहनत का फल चुराने में माहिर कौवा था। जब भी टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया फसल उगाते, कालू कौवा की नजर हमेशा उस पर होती। ये देखकर वो खुद से कहता है, काओ काओ, पता नहीं ये टुन्नू और रानो चिड़िया हमेशा कैसे खुश रहते हैं। ये इस फसल का आनंद नहीं ले सकते। मैं इन्हें खुश रहने नहीं दूंगा। इनसे सारी खुशियाँ छीन लूंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा एक षड्यंत्र रचता है। रात के अंधेरे में जब टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया अपने घोंसले में सो रहे थे, तो तब कालू कौवा और उसके साथी चुपके से उनके खेत में आ गए। कालू कौवे ने अपने साथियों से कहा, चलो साथियों, जल्दी करो, सारे पौधों को उखाड़ दो, तोड़ दो, इनकी फसल बर्बाद कर दो, इनके खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। तभी कालू कौवे के एक साथी ने उससे कहा, अरे यार कालू, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। टुन्नू को अच्छा सबक मिलेगा। हाँ साथियों, तुमने सही कहा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। फिर सारे कौवे मिलकर रानो चिड़िया की फसल को बर्बाद कर देते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह का समय टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया खेत में पहुँचते हैं और अपनी बर्बाद फसल देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओह रानो, देखो हमारी फसल का क्या हाल कर दिया है किसी ने। ये सब क्या हो गया? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया। रानो, कल तक तो हमारी फसल बिल्कुल ठीक थी। हाँ टुन्नू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई हमारी खुशियों को। कल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था। हम कितने खुश थे। हमारे सारे सपनों पर किसने पानी फेर दिया। तभी रानो चिड़िया को कुछ याद आता है। वो अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, मुझे लगता है ये सब कालू कौवा ही कर सकता है। उसने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अब क्या करेंगे हम रानो? इतनी मेहनत के बाद भी सब बर्बाद हो गया। हम तो खाली हाथ रह गए। जैसा हमने सोचा था सब बिखर गया। अब हम क्या करेंगे रानो? तभी आसमान में बादल गरजते हैं और वहाँ पर बादल बाबा प्रकट होते हैं। बादल बाबा टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया की परेशानी देखकर नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ रानो चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बादल बाबा, कालू कौवे ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। टुन्नू चिड़ा और मैंने अपने खेतों में इतनी मेहनत की थी, पर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम खाली हाथ रह गए। चिंता मत करो बच्चों, तुम एक बात जान लो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये लो एक जादुई बीज, इसे खेत में बो दो। इससे तुम्हारी फसल की रक्षा होगी। धन्यवाद बादल बाबा, आप हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। फिर बादल बाबा अदृश्य हो जाते हैं। टुन्नू और रानो खुशी खुशी जादुई बीज को खेत में बो देते हैं। कुछ दिनों बाद खेत में चमकदार अंडों की फसल उग आती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टुन्नू, देखो, इन अंडों में से छोटे छोटे चूजे निकल रहे हैं। ये हमारी फसल की रक्षा करेंगे। ये बादल बाबा का जादुई तोहफा है। अब कालू कौवा हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोनों खुशी से चूजों को देख रहे थे। चूजे खेत की रक्षा के लिए तैयार थे। रात का समय था। फिर दोबारा कालू कौवा अपने साथियों के साथ फिर से खेत में पहुंचता है। अब चलो इन अंडों को उठाते हैं। इस बार टुन्नू और रानो को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह कभी फसल नहीं उगा पाएंगे।
जैसे ही कालू कौवा और उसके साथी खेत में घुसते हैं, चूजे शोर मचाने लगते हैं। चोर 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 आया चोर आया। शोर सुनकर कालू और उसके साथी डर जाते हैं। अरे ये क्या है, ये तो हमला कर रहे हैं। भागो भागो यहाँ से, ये चूजे हमें नहीं छोड़ेंगे, भागो। सारे कौवे डर के मारे भाग खड़े होते हैं। सुबह का समय हो जाता है। टुन्नू और रानो अपने खेत में आते हैं और देखते हैं कि चूजों ने कालू कौवे को भगा दिया है। रानो देखो, हमारे बहादुर चूजों ने काले कौवे को भगा दिया। हाँ टुन्नू जी, अब हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। अब कालू कौवा वापस नहीं आएगा। कुछ दिन बाद जंगल के जानवर और पक्षी टुन्नू और रानो की फसल की तारीफ करते हैं। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई का फल मीठा होता है। हाँ, और जो बुराई करता है उसे अंत में हार का सामना करना पड़ता है। सही कहा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग बुराई करते हैं, उनकी चालाकी अंत में उन्हीं पर भारी पड़ती है। मेहनत और अच्छाई से हम किसी भी बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू और रानो ने घर से भागकर शादी की थी क्योंकि टुन्नू के माता पिता इस शादी से नाराज थे। धीरे धीरे उनकी 3 बेटियां हो गईं। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन टुन्नू ने रानो चिड़िया से कहा, सुनो रानो, तुम बच्चियों की देखभाल करो, मैं दाना ढूंढने जंगल में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जाए, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा। पता नहीं क्यों आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखना। रानो, बस मैं यूं गया और यूं आया, तुम घबराना नहीं, बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर टुन्नू चला जाता है और लौटकर कभी घर वापस नहीं आता। उसे एक शिकारी पक्षी ने अपना शिकार बना लिया था। समय बीतने लगा। रानो किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पालने लगी। दिन गुजरने लगे, लेकिन रानो चिड़िया कर्ज में डूबी जा रही थी और एक दिन उसका घर भी इस कर्ज के भेंट चढ़ गया। रानो और उसकी बेटियां सड़क पर आ गई थीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? पति को तो ऊपर वाले ने छीन लिया, घर को साहूकार ने। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हे ऊपर वाले, तू ही कुछ करिश्मा दिखा। तभी गुड़िया रानो को चिंतित देखकर कहती है, माँ, आप तो हमेशा कहती थी ना हमारी दादी है, तो हम दादी के घर चलते हैं ना। हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ, तुम्हारी दादी के पास चलते हैं। इतने दिनों में उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रानो अब भी रास्ते में ही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ससुराल पहुंचकर रानो ने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ जी सुनिए, माँ जी दरवाजा खोलिए, हम बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? माँ जी, मैं हूँ आपकी बहू रानो, दरवाजा खोलिए माँ जी। रानो, अरे कलमुही कुलक्षणी, तू यहाँ क्या करने आई है? जा, भाग जा यहाँ से। ना मैं तेरी माँ जी हूँ, ना तू मेरी बहू, तुझे मैं नहीं जानती। चल दफा हो यहाँ से। माँ जी मुझ पर रहम कीजिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी बारिश भी बहुत तेज है, कुछ तो दया कीजिए, अपनी पोतियों का तो ख्याल करिए। चल भाग जा यहाँ से। एक बार कहा ना, समझ में नहीं आता तेरे? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे डंडे से मार मार कर यहाँ से भगाऊंगी मैं। माँ जी मुझ पर न सही अपनी पोतियों पर तो रहम कीजिए। माँ जी बारिश बहुत तेज है, कृपा करके हमें घर के अंदर आने दीजिए। रानो, अच्छा तो तू मेरे घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ आएगी और अंदर आकर मुझे भी मारना चाहती है? मेरे बेटे को तो मुझसे छीन कर ले गई, फिर तू किस मुंह से यहाँ आई है? चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मम्मा, दादी ने तो दरवाजा खोला ही नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, चलो कहीं और चलते हैं, कोई तो हम बेसहाराओं का सहारा देगा। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। रानो अपनी बेटियों के साथ एक डाल पर बैठ जाती है और तीनों बेटियां भूखी भी थीं, लेकिन चुप थीं। बच्चों, यहाँ बारिश का पानी नहीं आ रहा है, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपना घर बना लूंगी। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी, भूख में भी अपनी माँ की मजबूरी को समझ रही है। तभी रानो ने देखा एक डाल पर एक पक्षी अपने सामान के साथ बैठी हुई थी। इतनी तेज बारिश में आप कहाँ जा रही हो?
मैं पास वाले जंगल जा रही हूँ। वहाँ बारिश नहीं हो रही है। मैंने सुना है वहाँ खाने को भोजन भी बहुत सारा है। इस जंगल में तो रोज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। पता नहीं यह बारिश कब रुके। चिड़िया बहन, अब तुम बताओ, तुम बच्चों के साथ इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? रानो चिड़िया उसको सारी बात बताती है। क्या बताऊं बहन, मुझ जैसी बदनसीब माँ तो कोई नहीं होगी इस जंगल में। अपने बच्चों का तक पेट ना भर सकी, घर भी साहूकार ने छीन लिया। पति को तो पहले ही ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। चिड़िया बहन, तुम भी चलो मेरे साथ। वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ सहारा जरूर मिलेगा। फिर रानो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में आ गई। मम्मा, सचमुच यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है और यहाँ भोजन भी बहुत ज्यादा है। वो देखो मम्मा, उस पेड़ पर कितने सारे गुलाब खिले हुए हैं। मैं तो गुलाब तोड़ने जा रही हूँ। रुक जा गुड़िया बेटी, किसी भी फूल को नहीं तोड़ते। ये जंगल भी तुम्हारे लिए अनजान है। ऐसे में तुम्हें नहीं जाना चाहिए बिटिया। लेकिन गुड़िया कहाँ सुनने वाली थी। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि गुड़िया के चीखने की आवाज आने लगती है। माँ, मुझे सांप ने काट लिया। मम्मा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। बिटिया की आवाज सुनकर रानो दौड़कर उसके पास जाती है। इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही थी बेटा। गुड़िया, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो गुड़िया। हे भगवान, इसकी तो सांसें धीमी चल रही है। ऊपर वाले मेरे पति को तो मुझसे समय से पहले ही छीन लिया। अब मेरी बेटी को ना छीनना मुझसे। गुड़िया मेरी लाडो, आंखें खोल गुड़िया। तभी गुलाब के पौधे से आवाज आती है। चिड़िया मत रो। चिड़िया, तुम्हारी बेटी की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई है। मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ। मैं अभी तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चों के मरने का दुख क्या होता है, लेकिन चिड़िया, तुम्हें भी तो बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। गुलाब के पेड़ जी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अभी अभी दूसरे जंगल से आई हूँ। कुछ समय पहले मेरे पति को भी ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ चिड़िया। मैं एक जादुई गुलाब का पेड़ हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक गुलाब का खन तैयार कर देता हूँ। तभी तेज रोशनी होती है और वहाँ पर एक गुलाब का घर तैयार हो जाता है। गुड़िया को भी होश आ जाता है। गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? जादुई गुलाब के पेड़, ये गुलाब का घर तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब किसी अपने मेरे साथ नहीं दिया, तब आपने मुझ गरीब को आसरा दिया। सुनो, ये जादुई गुलाब का घर है। इस घर के अंदर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ बेफिक्र होकर रहो। फिर रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह सुबह पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। दोस्तों, पानी कम होने की वजह से जंगल में पानी की कमी हो गई है। दाना भी बहुत कठिनाई से मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सही कहा रानू आपने। हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं। मुझे उनकी ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम सब चिंता मत करो, मेरे मामा जी के पास चलते हैं। वही कोई उपाय बताएंगे। मेरे मामा एक बहुत बड़े किसान हैं। सभी पक्षी कालू कौवे के मामा जी के पास जाते हैं। सबको एक साथ देखकर कालू का मामा चौंक जाता है। भांजे राजा, क्या बात है? कोई परेशानी है जो आप सब के सब मेरे पास आए हो? मामा जी, बात ही कुछ ऐसी है। मामा जी, हमारे जंगल में बारिश इस बार बहुत कम हुई है। भोजन भी कहीं नहीं मिल रहा है। आप ही कोई उपाय बताएं जिससे हम पक्षी भूखे मरने से बच जाएं। भांजे राजा, दाना तो मेरे पास भी खत्म होने को है, पर मेरे पास एक तरकीब है। उसमें तुम सबको बहुत मेहनत करनी होगी। मेरी मानो तो तुम सब खेती करना शुरू कर दो। पर मामा जी, बारिश कम हुई है, ऐसे में खेती कैसे होगी? होगी भांजे, होगी खेती। ये लो भुट्टे के बीज। इसकी खेती कम बारिश में भी अच्छी होती है। मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत मदद करी, वो भी ऐसे बुरे वक्त पर। चलो कालू, अब चलते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। भुट्टे के बीज लेकर सारे पक्षी अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन फिर से सभी इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, बीज तो मिल गया। अब हमें खेत की तैयारी करनी होगी। आप सभी खेत की तैयारी करो। मैं अभी घर से बीज लेकर आता हूँ। जब तक तुम लोग खेत में थोड़ी जुताई करो ताकि फसल अच्छी उगे।
कालू कौवा ये कहकर अपने घर बीज लेने चला गया। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया खेत की तैयारी में लग गए। सुबह से शाम हो गई पर कालू अभी तक बीज लेकर नहीं आया। रानो बहन, खेत तो तैयार भी हो गया, लेकिन ये कालू कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। चलो उसके घर चलकर देखते हैं वो कहाँ रह गया है। हाँ तोता भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें चलकर देखना चाहिए आखिर क्या बात है। सभी पक्षी कालू को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जो नजारा देखा उसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। अरे ये कालू और गोरी यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हैं? कालू भैया, बीज तो हमें वहाँ बोने हैं खेत में, लेकिन आप यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो? भुट्टे के बीज मेरे मामा जी ने दिए हैं, ये सिर्फ मेरे हैं। मैं इसे यहाँ अपने घर के पास उगाऊंगा। कालू भैया, मामा जी ने यह हम सबको इकट्ठे खेती करने के लिए दिए थे। दिया था, मैंने कब मना किया? लेकिन अब ये बीज सिर्फ मेरा है और इसकी खेती केवल मैं ही करूँगा। तुम सब यहाँ से भागो। चिड़िया बहन, इस कालू के मुंह लगना ठीक नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। अब हम क्या करेंगे चिड़िया बहन? हम जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँच गए। भैया आप निराश ना हो, हम किसान की पत्नी के पास चलते हैं और कुछ बीज उनसे मांग कर लाते हैं। हमारा खेत भी तैयार है, हमें पता है हमारी फसल अच्छी होगी। रानो बहन, यही ठीक रहेगा। किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, वो हमें बीज जरूर देगी। वो सभी किसान के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। माँ जी, हमें थोड़ी बीज दे दो, हम सब मिलकर खेती करेंगे। खेती करने के लिए बीज हमारे पास नहीं है। कालू कौवे ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने सारे बीज खुद ले लिए। रानो चिड़िया, तुमने उस कालू कौवे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करी है। वो कालू तो नीच है ही, वो मक्कार भी है। मेरे पास थोड़े से टमाटर के बीज पड़े हैं, मैं वो बीज तुम्हें देती हूँ। इन्हें लेकर जाओ और अपने खेत में बो दो। कम पानी में टमाटर की फसल अच्छी होती है। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ टमाटर के बीज लेकर लौट आई। फिर सबने मिलकर अपने खेत में बीज बो दिए। तोते भैया, कबूतर भैया, बीज तो हमने बो दिए, पर पानी कहाँ से लाएंगे? चिड़िया बहन, पानी हम नदी से लाएंगे और अपने खेत में डालेंगे। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर रात दिन मेहनत करके नदी से पानी लाकर अपने खेत में डालते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाती है। उधर कालू के खेत में उसके सारे भुट्टे के बीज सूख गए। कालू और गोरी अपने सूखे हुए भुट्टे के बीज को देखकर रो रहे थे। कालू जी, मैंने सुना है रानो चिड़िया, तोता और कबूतर के टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। रोने से कोई फायदा नहीं। चलो चलते हैं रानो चिड़िया के पास और उससे थोड़ी टमाटर की फसल मांग कर लाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं और अपनी फसल के बारे में बताते हैं। रानो चिड़िया, मामा जी ने सारे भुट्टे के बीज खराब दिए थे। मेरी भुट्टे की फसल नहीं उग पाई। कृपया करके थोड़ी अपनी टमाटर की फसल हमें भी दे दो। कालू, गोरी, चलो भागो यहाँ से। हमने टमाटर की फसल बहुत मेहनत से उगाई है, हम ये टमाटर तुम्हें नहीं देंगे। जाओ जाकर अपने सूखे हुए भुट्टे खाओ। कालू भैया और गोरी बहन, तुमने हमारे साथ धोखा किया था। हमें भुट्टे के बीज न देकर तब हमारी मदद किसान की पत्नी ने की थी। भला हो उनका जो उन्होंने हमें टमाटर के बीज दिए। रानो बहन, तुम तो बहुत भली चिड़िया हो। तुमने हर किसी की मदद की है। कृपया करके हमारी भी मदद करो। इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? जंगल में सूखा पड़ा है, कुछ तो रहम करो। नहीं रानो, इनकी बातों में मत आना। ये इनके मगरमच्छ के आंसू हैं। कालू, तुम यहाँ से जाते हो अपनी पत्नी को लेकर या धक्के मारकर तुम्हें भगाएं? इतनी बेइज्जती होने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं और घर जाकर सोचने लगते हैं। देखा गोरी, उन तीनों की जुबान कितनी चल रही थी। अब हमें उन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने कितनी विनती करी, फिर भी उन्हें जरा भी तरस नहीं आया। आज रात हम उनकी फसल चुरा लेंगे और ये जंगल छोड़कर अपने मामा के पास चले जाएंगे। फिर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू अपना मुंह ढककर अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रानो चिड़िया के खेत की ओर निकल पड़ता है। तोता भैया, कबूतर भैया, अब रात काफी हो चुकी है, अब हमें घर की ओर निकलना चाहिए। सुबह होते ही हम मंडी में फसल ले जाकर बेच देंगे। हाँ रानो बहन, वैसे भी हमने पहरेदारी के लिए खेतों के चारों ओर करंट के तार लगा दिए हैं। कालू और गौरी उनके जाने का इंतजार करते हैं और फिर तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वो खेत में घुसने लगते हैं,
अरे बाप रे, गोरी यहाँ तो बिजली है, भागो यहाँ से। हाँ कालू, बचाओ मुझे बचाओ। फिर वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और कभी दोबारा उस खेत की तरफ नहीं आते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। रानो जंगल में पराठे की दुकान लगाती थी। उसका पति टुन्नू मजदूरी करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। उनकी बेटी गुड़िया एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब गुड़िया अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रही थी तो गुड़िया एक दुकान के सामने रुक जाती है। वो दुकान एक पिज्जा की थी जो जंगल में नई नई खुली थी, जिसका मालिक कालू कौवा था। अरे गुड़िया, क्या हुआ? तू इस दुकान पर क्यों रुक गई? गुड़िया, क्या तुमने कभी पिज्जा खाया है? तुम्हें पता है गुड़िया, पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नहीं मिट्ठू, मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया। माँ कहती है पिज्जा बहुत महंगा होता है, मैं कैसे खा सकती हूँ पिज्जा? गुड़िया, तुम्हें पता है मैं शाम को अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पिज्जा खाने आने वाला हूँ। फिर वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। वहाँ मिट्ठू तोता को लूसी कबूतरी से बात करते हुए गुड़िया सुनती है। अरे लूसी, तुमने सुना जंगल में नई नई पिज्जा की दुकान खुली है। मैं तो वहाँ जाकर पिज्जा खाने वाला हूँ। तुम कब आ रही हो यार? ठीक है तोता भाई, मैं घर जाकर मम्मी पापा को बताऊंगी और पिज्जा खाने जल्दी आऊंगी। सबके मुंह से पिज्जा खाने की बातें सुनकर गुड़िया को भी पिज्जा खाने का मन होने लगता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद गुड़िया घर आती है और अपनी माँ रानो चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे पैसे दो ना, जंगल में नई पिज्जा की दुकान खुली है। मेरे स्कूल के बच्चे पिज्जा खाने आने वाले हैं। मैं भी पिज्जा खाऊंगी, मुझे भी पैसे दो ना माँ। बिटिया, पिज्जा बहुत महंगा होता है। एक पिज्जा के लिए इतने पैसे मैं खर्च नहीं कर सकती। चल, मैं तेरे लिए पराठा बना देती हूँ, तू उसे खाकर अपना पेट भर ले। नहीं माँ, मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा खाना है। आप हमेशा ऐसा कहकर मुझे बहला देती हो। मुझे नहीं पता कुछ, मुझे आज पिज्जा खाना है तो खाना है। ऐसा कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? घर में कुछ सब्जियां रखी है, क्यों ना मैं इन्हें पराठे पर लगाकर पिज्जा पराठा बना दूं। गुड़िया बिटिया भी खुश हो जाएगी। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी कुछ सब्जियों को काट लेती है और उससे एक पिज्जा पराठा बनाकर तैयार कर देती है। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया बिटिया, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, जल्दी आ बेटा। क्या है माँ? आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है गुड़िया, तू मुझसे बात मत कर, पर इसे खाकर तो देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पिज्जा पराठा बनाया है। बता तो सही कैसा बना है? क्या माँ, पिज्जा पराठा देखने में तो अच्छे लग रहा है। फिर गुड़िया पिज्जा पराठा खाती है। वाह माँ वाह, ये पिज्जा पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया खाकर। जब तक टुन्नू भी अपनी मजदूरी करके घर वापस आ जाता है। अरे भाई रानो, क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पापा, माँ ने पिज्जा पराठा बनाया है, आप भी खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। टुन्नू भी पिज्जा पराठा खाता है। रानो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट पिज्जा पराठा बनाया है तुमने। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम पक्षियों को पराठा बनाकर खिलाती हो, उन्हें तुम पिज्जा पराठा बनाकर खिलाओ। मेरा मतलब है पिज्जा पराठे का एक ठेला लगा लो तुम। मुझे विश्वास है तुम्हारी बहुत बिक्री होगी और जंगल के पक्षियों को ये खाकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। आपका आइडिया तो बुरा नहीं है जी, मैं कल से ही पिज्जा पराठा बनाकर पक्षियों को खिलाऊंगी। अगले दिन रानो चिड़िया ने पराठे के साथ साथ पिज्जा पराठा भी बनाना शुरू किया। पिज्जा पराठा ले लो, गर्मा गर्म पिज्जा पराठा, जंगल में पहली बार पिज्जा पराठा, स्वादिष्ट पिज्जा पराठा ले लो। पिज्जा पराठा का नाम सुनकर सभी पक्षी रानो के ठेले के पास आते हैं। चिड़िया बहन, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है और दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जरा एक पिज्जा पराठा देना तो। रानो, मुझे भी एक देना, मैं मेरी पत्नी को भी तुम्हारे हाथ का बना पिज्जा पराठा खिलाऊंगा। अरे रानो बहन, जल्दी करो, कब से मैं खड़ी हूँ, मुझे 2 पिज्जा पराठा दे देना। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा।
इतने सारे ग्राहक देखकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आप सबको पिज्जा पराठा देती हूँ। कुछ ही दिनों में रानो का पिज्जा पराठा जंगल में फेमस हो गया। पक्षियों ने जंगल में कालू कौवे की दुकान से पिज्जा खाना छोड़ दिया। ये देखकर वो उसकी सफलता से जलने लगा। अगर रानो की दुकान ऐसे ही चलती रही तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा ने एक चाल चली। जब रानो अपने ठेले पर नहीं थी, उसने मौका देखकर उसके पिज्जा पराठा में बहुत सारी लाल मिर्च मिला दी। जब रानो ने पक्षियों को पिज्जा पराठा बनाकर खिलाया तो पक्षियों को बहुत तेज मिर्ची लगने लगी। छी छी रानो, तुमने इस पिज्जा में क्या मिलाया है? इतनी मिर्ची कौन डालता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। जंगल के सभी पक्षी नाराज हो गए और उसके ठेले को घेर लिया। रानो, तुम्हारे पिज्जे ने हमारी कितनी बुरी हालत कर दी। हम फिर कभी तुम्हारे ठेले पर नहीं आएंगे। रानो ने बहुत कोशिश की सबको समझा सके, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन जंगल के पक्षी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने उसका ठेला बंद करवा दिया। ये सब देखकर रानो टूट सी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद मुझे दूसरे जंगल में जाकर कोशिश करनी चाहिए, मुझे यहाँ से जाना होगा। रानो ने दूसरे जंगल की ओर उड़ान भरी और वहां जाकर फिर से अपनी पिज्जा पराठा की दुकान खोली। उसने मेहनत और लगन से काम किया और उसका पिज्जा पराठा वहां भी फेमस हो गया। पिज्जा पराठा ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पिज्जा पराठा ले लो। जल्द ही रानो चिड़िया का पिज्जा पराठा नए जंगल में बहुत फेमस हो गया। वो बहुत पैसे कमाने लगी। उसने अपने ठेले पर कुछ पक्षियों को काम पर भी रख लिया। कई महीनों के बाद कालू कौवा उसी जंगल में आया। वो भूख से बेहाल था। वो रानो के पिज्जा पराठे के ठेले पर गया और पिज्जा पराठा खाया। साहब, ये लीजिए आपका बिल। कालू कौवे ने जैसे ही पैसे देना चाहा, तभी उसने देखा कि उसके पास पैसे नहीं है। ओहो, मुझे माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुमने पिज्जा पराठा खा लिया। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ रानो आ गई। रहने दो वेटर, इसे जाने दो। कालू कौवा रानो को वहाँ देखकर हैरान रह गया। रानो, तुम यहाँ? रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मेरी पिज्जा की दुकान बंद हो गई। अब मेरी भिखारियों जैसी हालत हो गई है। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं कालू, अब तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। उस दिन के बाद से कालू कौवा ने अपना स्वभाव बदल लिया। रानो दुगने उत्साह से अपने ग्राहकों को पिज्जा पराठा खिलाने लगी। रानो की आमदनी दुगनी हो चुकी थी। इस तरह रानो खुशी खुशी पिज्जा पराठा बेचकर अपने परिवार के साथ रहने लगती है। मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम यह दाना खा लेना। मैं हरी तोती के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। रानो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो, यह मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन यह दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी कवि, कोई और नहीं छीनती। यह कहकर गौरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी हरी तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। तब हरी तोती कहती है, रानो, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ। वो खा लेगी उसे। यह कहकर रानो लकड़ियाँ लेकर घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा, उस गोरी कौवी ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ उस कौवी के पास और उससे पूछती हूँ। रानो गोरी कौवी की तरफ जाती है। गोरी अपने बेटे को तब भोजन खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू, खा ले पेट भर के भोजन खा ले। मैं यह भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है?
जग्गू बेटा, वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी रानो भी वहाँ आ जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, और तुम क्या समझी कि मैं डरती हूँ तुमसे। खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर कभी मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानो चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, चल भाग यहाँ से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। चल निकल मेरे घर से। बेशर्म कौवी, तुम्हें मेरी बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई थी तुम। मेरा जग्गू भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं। अरे, अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर लाओ ना, बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। गोरी तो यह सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब उसका पति कालू भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे कालू, वो पिद्दी सी कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा था। गोरी, क्या हुआ है, तुम मुझे अच्छे से बताओ। वो क्या है कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लिए। वो चिड़िया घर तक आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्या फायदा तुम्हारे होने से जब कोई मुझसे डरता ही नहीं है। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। सुनो यार, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, तो उसका कुछ करना होगा। हाँ, तो फिर मैं तोड़ देता हूँ उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ, तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे दे दूंगा। मेरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी तो उड़ना है। बेटी, अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को ना ही रोना। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, मेरे दोस्त कालू, काम हो गया है, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। शाबाश मेरे दोस्त, ये लो अपने पैसे और गिन लो, ये पूरे पैसे हैं। पर मुझे ये तो बता दो कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा? मैंने उसका घर पूरा तोड़ दिया है, अब वो उसमें कभी नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर पूरा तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तो मैं अभी जाती हूँ देखने। यह कहकर गोरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। जब वो दोनों यह सब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, यह सब कैसे हो गया? यह तो हम सही छोड़कर गए थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? हमारा घर ये टूटा कैसे? मम्मा, कैसे टूट गया हमारा घर? इतना अच्छा और इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी, अब तुम चुप हो जाओ, हमें कोई उपाय सोचना होगा और यह बारिश की रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और वो रानो से कहती है, चिड़िया, क्या हुआ? यह तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गौरी, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो भोजन लेने गई थी, जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। चिड़िया, अब तो तुम दोनों माँ बेटी इस तेज बारिश में भीग भीग कर मर जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास घर तो है नहीं। रानो चिड़िया गोरी कौवी की यह बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वो दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर, हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी एक सुनहरी गाय वहाँ आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। गाय माता, हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास इस बारिश में सिर छिपाने के लिए अपना कोई घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बारिश से मैं अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं?
रानो चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं कोई मामूली गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हें अपने जादू से रहने के लिए एक जादुई गाय का मिट्टी का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वो घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई गाय अपने जादू से रानो चिड़िया को जादुई गाय का मिट्टी का घर देती है, जो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया गाय का धन्यवाद करती है, फिर वो गाय वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने गाय के मिट्टी के घर में बैठी हुई थी और वो दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से कालू कौवे का घर हिलने लगता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें दबकर कालू के पूरे परिवार की मौत हो जाती है और इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे, तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है? हिमालय के जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल करके एक साथ रहा करते थे। यहाँ राजा हरिया तोता का राज था। एक दिन सभी पक्षी सभा में आए हुए थे। रानो चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक कबूतर वहाँ पर आया। प्रणाम तोते महाराज, मेरा नाम बंटी कबूतर है। मैं पड़ोस वाले जंगल से आया हूँ, जिस जंगल पर चील महाराज का राज है। वो अच्छा, बताओ बंटी कबूतर, किस वजह से आना हुआ? कोई जरूरी काम था? हमारे जंगल के तालाब पर एक श्राप लगा हुआ है। वो केवल बारिश के मौसम में ही थोड़ा बहुत भरता है, वरना हमेशा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जंगल के पशु पक्षी प्यासे रहते हैं, बीमार रहते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल क्या है? आपने किसी से नहीं पूछा? हमारे ही जंगल में रहने वाले ज्योतिष बाबा ने बताया था कि हमारे जंगल का श्राप केवल एक ही पक्षी दूर कर सकता है और वो एक पीले रंग की चिड़िया है, जिसकी चोंच लाल है। अगर वो बारिश का मौसम आने पर हमारे तालाब के पानी में नहा लेती तो हमारे तालाब पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और फिर कभी भी हमारा तालाब सूखेगा नहीं। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ऐसी चिड़िया हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए अब हमारे जंगल के चील महाराज यही सोच रहे हैं कि वो आपके जंगल पर हमला बोल देंगे और अगर आप उस जंग में हार जाते हैं तो आपके इस जंगल पर हमारे जंगल के चील महाराज का राज होगा। फिर हमारे जंगल के सभी पक्षी यही रहने लगेंगे। मैं आपसे यही कहने आया था कि या तो आप हार मान ले या फिर जंग की तैयारी कर ले। यह सुनकर सभी पक्षी परेशान हो उठे। तभी ऊपर बैठी रानो चिड़िया नीचे आई और बोली, आपको हमारे जंगल पर हमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गौर से देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे। उसे देखकर बंटी कबूतर हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, तुम्हारा रंग भी पीला है और चोंच भी लाल है। हाँ तो ठीक है, आपके चील महाराज से बोल दो कि अगले हफ्ते जब बारिश का मौसम आएगा तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाना। मैं आपके साथ चलूंगी और तालाब में नहाकर उस पर लगा श्राप हटा दूंगी, पर शर्त ये है कि अब आप हमारे जंगल पर हमला नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चला गया। सभी पक्षी खुश हुए और रानो चिड़िया की सभी ने तारीफ की। यह देखकर उससे जलने वाला कालू कौवा आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। बस बहुत हो गया, मैं अभी पूरे जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। सब उस रानो की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, मैं उसको बुरा बनवा कर ही रहूंगा। कालू कौवा बुरे पेड़ के पास गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे, तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है? तुम मेरी डाली का एक सेब ले जाओ और किसी तरह उस चिड़िया को खिला दो। इस सेब को खाते ही रानो चिड़िया गायब होकर मेरे तने के अंदर कैद हो जाएगी और उसी की जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया तुम्हारे सामने प्रकट होगी और जब वो जंगल के पक्षियों को परेशान करेगी तो सभी असली रानो चिड़िया से नफरत करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर कालू कौवा एक सेब को लेकर रानो के पास आ गया। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए तोहफे में ये सेब लाया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज इसे खा लो। ये सुनकर रानो चिड़िया ने सेब के अंदर 2 मुंह मारे और उसको खाते ही वो गायब हो गई और फिर रानो के जैसी दिखने वाली एक चिड़िया प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब जादुई पेड़ का जादू चल गया, अब आएगा मजा।
ये सुनकर बुरी चिड़िया जंगल के पक्षियों को परेशान करने लगी। उसने एक ही दिन में सभी जंगल के पक्षियों को इतना परेशान किया कि सभी तोते राजा के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि रानो चिड़िया ऐसा कर सकती है। आप तो उसको बहुत अच्छा समझते थे। उसकी असलियत अब आपके सामने आई है। सभी पक्षियों के मुंह से रानो चिड़िया की बुराई सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा। तभी बुरी चिड़िया वहाँ आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? तोते राजा कुछ बोलते इससे पहले ही बंटी कबूतर वहाँ आ गया। तोते राजा, बरसात का मौसम आ गया है। अब आप मेरे साथ रानो चिड़िया को भेज दीजिए। ये हमारे तालाब में नहाएगी, तभी हमारे तालाब से वो श्राप हटेगा और हमारी परेशानी दूर होगी। ओ कबूतर, मैंने ठेका ले लिया है क्या तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे जंगल को ठीक करने का। अगर तुम्हारा जंगल मर रहा है तो मरने दो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो कहा था इनके तालाब पर लगा श्राप खत्म कर दोगी। मैं नहीं जाने वाली। अगर ऐसी बात है तो अब तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं चील महाराज को जाकर बताऊंगा तो वो आज ही इस जंगल पर हमला बोल देंगे। यह कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और सभी पक्षी चिंता में आ गए। अब मेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैं तोता होकर चील महाराज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब कालू कौवे को अपनी गलती का पछतावा होने लगा तो उसने अपना मुंह खोला। ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है रानो चिड़िया की, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। उस दिन जब सभी रानो चिड़िया की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन जादुई बुरे पेड़ का सेब रानो चिड़िया को खिला दिया, जिसको खाते ही रानो चिड़िया उस बुरे पेड़ के तने में कैद हो गई और उसी के जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया प्रकट हुई, जिसे आप समझ रहे हैं वो नकली है। असली रानो चिड़िया बुरे पेड़ के कब्जे में है। ये तुमने ठीक नहीं किया कालू, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि वो पेड़ कहाँ है? हमें रानो चिड़िया को उससे आजाद कराना होगा। अब कालू सभी पक्षियों के साथ बुरे पेड़ के पास गया और उससे बोला, बुरे पेड़, असली रानो चिड़िया को आजाद कर दो, हमारा जंगल खतरे में है। तुम मेरे पास पूरी बारात लेकर आओगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जाओ, नहीं छोड़ता मैं उसको। इस पर तोते राजा ने कहा, अगर तुमने उसको आजाद नहीं किया तो अभी मैं बुलडोजर मंगवाकर तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और फिर तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी उस रानो चिड़िया को आजाद करता हूँ। यह कहते हुए बुरे पेड़ ने अपना तना खोल दिया और उसके अंदर से रानो चिड़िया बाहर निकली। आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अब मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, अब हम सभी जंगल के पक्षियों की जान बस तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी से चील महाराज के जंगल में जाओ, वरना हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब रानो चिड़िया तेजी से चील महाराज के जंगल गई और उसने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो उनके तालाब में नहाई तो तालाब पर से श्राप हट गया और वो किसी जादू की तरह पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से अब हमारा जंगल मुक्त हो गया है। अब मैं चलती हूँ चील महाराज। रानो चिड़िया अपने जंगल वापस आ गई। सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया का धन्यवाद किया और कालू कौवा उसका पक्का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगा।